हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। आज की क्लास में जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, डेथ ऑफ पार्टनर को डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं वीडियोज़ तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। लेट्स स्टार्ट विद डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि जब किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो हम उसके लिए क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, रिटायरमेंट के केस में तो क्या होता है, वो अपनी मर्जी से एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद ही वो रिटायरमेंट लेता है, या कोई भी स्पेशल केस होता है तो वो मिड ऑफ द ईयर ले सकता है रिटायरमेंट। बट जो डेथ होती है किसी भी पार्टनर की, वो अनसर्टेन होती है। किसी को नहीं पता कि वो बंदा उस डेट को उसकी डेथ होगी। ओके, डेथ हमारे हाथ में नहीं होती, रिटायरमेंट हमारे हाथ में होती है। अब बात करें तो हम क्या क्या इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ इन सेम एज द केस ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग। मीन्स जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम डेथ के केस में, वो सेम करेंगे जो हम कोई भी हमें रिटर्न देना है। किन को छोड़ के? फर्स्ट देखो, द डिसीज्ड पार्टनर क्लेम इट्स ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर उसने पहले से ही ये बता रखा हो कि बाय चांस मेरी डेथ हो जाती है, या उसने पहले ही प्रोविजन में राइट डाउन कर रखा हो कि डेथ होने के बाद उसका जो भी बचेगा, जितना भी उसका शेयर होगा, वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है? उसकी वाइफ भी हो सकती है और उसके बच्चे भी हो सकते हैं, मीन्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सेकेंड है, नॉर्मली द रिटायरमेंट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बट द डेथ में अकर एट एनी टाइम। रिटायरमेंट तो क्या होता है भाई, अपनी मर्जी से ली जाती है, तो इसलिए वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही ली जाती है ताकि कोई झंझट ना हो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में। बट जो डेथ होती है वो किसी भी टाइम हो सकती है। हैंस द क्लेम ऑफ डिस्ड पार्टनर सेल ऑल्सो इंक्लूड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करता है, डिस पार्टनर अपना क्लेम करता है कि जितना भी उसका प्रॉफिट या लॉस में शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग होगी जो भी, इफ़ एनी, फ्रॉम द डेथ ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ। भाई जब तक का उसकी लास्ट बैलेंस शीट तैयार हुई थी उससे लेके जब तक उसकी डेथ हुई है। मान लो लास्ट बैलेंस शीट हमने 31 मार्च 2020 को की थी और उसकी डेथ हो जाती है कोई भी लगा लो 30 सितंबर को लगा लो, तो जो ये टाइम पीरियड है हमारा 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो यहाँ तक का उसका हिसाब करना होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों में उसकी जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितने भी उसकी कैपिटल बची है, जितनी भी उसकी ड्राइंग्स वगैरह है, सबका यहाँ पर हिसाब लगाया जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, कि जब तक उस बंदे ने काम किया है उस पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जिस बंदे की डेथ होती है उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के हमारे 2 बेसिस होते हैं। या तो एक तो होता है टाइम बेस, एक होता है टोटल सेल बेस। बात करें ऑन द टाइम बेसिस, in this method proportional profit for the time period is calculated either on the base of last year profit or on the base of average profit of the last few year। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो प्रॉफिट है वो निकाला जाता है किसके बेस पर? जो हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट था या जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट था कुछ सालों का। एंड देन डिस्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उसकी प्रोपोर्शनल रेट क्या थी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, उसके ऊपर उसको बांट दिया जाता है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल, हमें प्रॉफिट की नीड होगी। प्रोपोर्शनल जो प्रॉफिट होगा हमारा वो आ जाएगा जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय में ईयर्स प्रॉफिट, डिवाइड कर देंगे 12 मंथ के साथ।
12 मंथ या 365 डेज के साथ, तो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट आ जाएगा। सेकेंडली हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि उसका शेयर कितना होगा, मीन्स पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बता रखा है ना, या तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कुछ साल का या टोटल जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो देख लेंगे। सो अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जितना भी टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स, ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट की भी नीड होगी, लास्ट ईयर प्रॉफिट जितना भी एस्टिमेटेड, सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की भी हमें नीड होगी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा जितना भी एवरेज प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टाइम पीरियड के साथ, जितने मंथ वो रहा था उसमें, डेथ और लास्ट जब तक उनकी बैलेंस शीट तैयार की गई थी उसके बीच का टाइम। सो टाइम पीरियड डिवाइड कर देंगे वही 12 मंथ के साथ या 365 डेज के साथ, हो जाएगा इतना। तो इसमें हमें इतना ही निकालना था, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाती हूँ। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर, कि कितनी हमें सेल हुई है और कितना टर्नओवर था उसके बेस पे। इन दिस मेथड द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द करंट ईयर आर कैलकुलेटेड। डेथ ऑफ पार्टनर for the current year are calculated on the basis of current year sales up to the date of death by using the formula। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करंट ईयर की जितनी सेल थी और जब तक उस बंदे की डेथ हुई थी, उस पार्टनर की डेथ हुई थी, तब तक का हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी कि हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल कितना, कि सेल से कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, कि सेल से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे जितनी भी प्रीवियस ईयर की सेल्स थी, प्रीवियस ईयर सेल्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें नीड होगी कि हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। वो तो हमने बात की थी कि उस बंदे की डेथ हो जाती है तब तक का प्रॉफिट कितना था। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कि जितनी भी सेल थी टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू में रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल, जो हमने यहां पर निकाली थी, मीन्स सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू में रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल, रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल जो हमने यहाँ पर निकाली थी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी सेल की गई थी उस पार्टनर की डेथ तक। उसके बाद हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा डिजीज्ड पार्टनर का, जिस बंदे की डेथ हुई थी। तो यहाँ पर निकाल देंगे हम शेयर ऑफ डिजीज्ड शेयर ऑफ दिस पार्टनर इन द प्रॉफिट, सो ये हमारे पास आ जाएगा कि जितना भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला था यहाँ पर,
एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी प्रॉफिट रेशो थी डिजिट पार्टनर की, या प्रॉफिट शेयर था, प्रॉफिट शेयर भी कह सकते हैं, प्रॉफिट रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। गॉट इट? क्लियर है? इस तरीके से हमें जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है। फर्स्ट तो हम निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ टाइम, सेकंड हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हो जाएगा? देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारा डेथ वाला, रिटायरमेंट वाला थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, बट जो हमारा ये वाला तो बहुत ही आसान है। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।